गुड मॉर्निंग बच्चों, केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन अध्ययन कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और आज अपन इसका लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। और देखिए, पीछे वाले लेक्चर में अपन ने जो प्रतिरोध देख लिया था, चालकत्व देख लिया था, चालकता देख लिया था और वस्तुस्थ प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता देख लिया था। और साथ ही अपन ने देखा था कि जो हमारे चालक है वो कितने प्रकार के होते हैं। और इसके बाद में अपन ने देखा था कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल क्या होता है और जो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इन सभी के बारे में अपने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। और आज अपन डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो गैल्वेनिक सेल है और विद्युत अपघटनी सेल, उसमें अपन अंतर देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेलों में आज अपन अंतर देखेंगे। तो देखिए, इन अंतरों को अपन बारीकी से यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर अपन यानी कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है और विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है। तो इनको अपन कंपैरिजन में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यदि आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल या मैं लिखता हूं कि वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल, और इसी का दूसरा नाम होता है यहाँ पे गैल्वेनिक सेल। और इस साइड में अपन लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और इन दोनों के बारे में यदि आप इनका वीडियो देखना चाहते हैं तो पीछे वाले लेक्चर में अपन ने डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में इनकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, वोल्टिक सेल में अपन पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें कि सर इस सेल में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि वोल्टिक सेल की अपन बात करें तो इसमें रासायनिक ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपको यहां से पता चल चुका है कि इसकी डेफिनेशन ये थी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वोल्टिक सेल के नाम से जाना जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका पहला अंतर अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो बच्चों रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये आपको याद रखना, इसकी डेफिनेशन भी सेम यही है। अब अपन आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टिक सेल में अपन जो इलेक्ट्रोड को अपन डीप करते हैं, इलेक्ट्रोड को रखते हैं, यानी कि इसमें अपन ने दो पात्र काम में लिए थे और दो इलेक्ट्रोड अपन ने काम में ली थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं लिखने वाला हूं कि इसमें क्या होता है, इसमें दो पात्र काम में थे। सामान्यतः दो पात्र काम में लेते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर अपन यहाँ पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में दो अपन पात्र काम में लेते हैं और यहाँ पे एक ही पात्र काम में लेते हैं, एक ही पात्र काम में लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ सामान्य बात है। यहाँ पे देखिए, इस सेल की अपन बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं और इसी सेल में भी क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड होती है। तो ये तो कॉमन पॉइंट है कि इसमें भी दो इलेक्ट्रोड अपन रखते हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड अपन रखते हैं। और तीसरी बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए अपन एक यू आकार की, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक यू आकार की अपन एक नलिका लेते हैं। उसको लवण सेतु बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानी जाती है। और वो लवण सेतु जो दोनों विलयन है उनके आंतरिक परिपथ को पूरा करती है तथा दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखती है। तो उसमें अपन विद्युत अपघटन बढ़ते हैं। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपन लवण सेतु काम में लेते हैं। मैं लिखता हूं कि लवण सेतु अपन इसमें काम में लेंगे और इसमें इस प्रकार की कोई संरचना नहीं होती है। ये लवण सेतु यहाँ पे अपन काम में नहीं लेते, ये आपको यहाँ से याद रखना। आगे देखिए, आगे अपन बात करेंगे
मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की अपन बात करें तो देखिए इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा। इसमें जो एनोड होता है, यहाँ पे एनोड पे कैसा चार्ज होता है वो भी अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे एनोड है तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, आपको पता है। और एनोड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। और कैथोड की अपन बात करें तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि कैथोड, कैथोड पे अपन जानते हैं रिडक्शन की यानी कि अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये कैसा चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है। ये आपको यहां से याद रखना है। जबकि जबकि देखिए इसमें अपन बात करेंगे एनोड की, क्योंकि इसमें भी दो इलेक्ट्रोड होती है, एनोड भी होती है और कैथोड भी होती है। तो कैथोड पे हमेशा कोई भी सेल हो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एनोड है वो होता है प्लस आवेशित यानी कि धनावेशित होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनोड है ऋणावेशित है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद में मैं देखने वाला हूं कि कैथोड की अपन बात करें और इसी सेल में भी कैथोड पे क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होगी। देखिए सेल चाहे कोई भी हो, एनोड पे हमेशा ये शाश्वत सत्य है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे हमेशा अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये कैथोड यहाँ पे क्या है, ऋणावेशित है, जबकि इसमें धनावेशित है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझिएगा कि इस सेल में अपन बात करें तो इसमें देखिए इसमें जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल जी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, आप देखिएगा कि यदि अपन ऊष्मा गतिकी में पढ़ते हैं जो 11 का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, यदि डेल जी का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये साम्य पर है, साम्य पर है यानी कि अभिक्रिया आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है। ये साम्य अवस्था पे लागू होता है। यदि मैं यहाँ पे बात करूं डेल जी का मान है वो नेगेटिव है, वो क्या है, नेगेटिव है, तो अपन बोलेंगे कि अभिक्रिया अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस स्वतः है, अपने आप होती है। और अपने आप अभिक्रिया हो रही है तो ये किस दिशा में जाएगा, ये अग्र दिशा में जाता है। और मुख्यतः ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है ये उपयोगी कार्य के बारे में जानकारी देता है और साथ ही हमें यह स्वतः यानी किसी भी प्रक्रम के होने तथा नहीं होने के बारे में भी जानकारी हमें बताता है। यदि इसका मान नेगेटिव आ रहा है तो प्रक्रम अपने आप हो रहा है यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है। और ऊष्मा गतिकी में केवल ये ही ऐसी राशि है जो अभिक्रिया की डायरेक्शन, अभिक्रिया की दिशा के बारे में हमें सूचना प्रदान करती है। देखिए अपने साम्य अवस्था भी पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं, तो वहां पे अभिक्रिया की दिशा के बारे में हमें पता नहीं लगता, वहां पे हमें पता लगता है कि जो कितने जो मोल है उत्पादों के बनेंगे और कितने मोल अभिकारकों के बनेंगे, लेकिन ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके साथ ही मैं बात करता हूं यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या आ रहा हो, आपके पास है धनात्मक आ रहा हो, तो ये प्रक्रम अपने आप नहीं होता है, अर्थात स्वतः नहीं होता है। और स्वतः नहीं हो रहा है तो ये पश्चिम दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में संपन्न होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए ये प्रक्रम क्या होता है, स्वतः होता है। ये मैं लिखता हूं स्वतः, स्वतः होगा तो मतलब क्या होगा, स्वतः होगा तो अपन जानते हैं कि मुक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान हमें इसमें क्या प्राप्त है, नेगेटिव प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें अपन बात करते हैं कि जो हमारा विद्युत अपघटनी शेल है, विद्युत अपघटनी शेल, इसमें जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान वो धनात्मक होता है और धनात्मक होता है मतलब है यह अस्वतः अभिक्रिया होगी और अस्वतः अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान बच्चों पॉजिटिव प्राप्त होता है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि कौन से सेल में अपने आप क्रिया संपन्न होगी और कौन से में नहीं। देखिए इस सेल में जो हमारी रासायनिक केमिकल रिएक्शंस है वो अपने आप संपन्न होती है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिएगा, हमें अपने विद्युत रसायन में पढ़ते हैं फेराडे के नियम। फेराडे के नियम देखिए, दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो जो फेराडे के जितने भी नियम है, यानी कि जो दोनों नियम है, वो केवल और केवल है विद्युत अपघटनीय सेलों पे लागू होते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल पे लागू नहीं होते। तो इनको आप आसानी से याद रखेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि फेराडे के नियम लागू नहीं होते, फेराडे के नियम लागू नहीं होते, ये आपको देखना है। और इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो फेराडे के नियम है, दोनों नियम लागू होते हैं, कि फेराडे के नियम में लागू होते हैं। तो ये जो पॉइंट थे, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिए, तो इनको आप आसानी से याद रखेंगे और इनमें डिफरेंस आप बता सकते हैं इस आधार पर। तो ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। देखिए, जो मोटिवेशनल होता है, देखिए जो मोटिवेशनल होता है वो एक्चुअली दो प्रकार का होता है। मोटिवेशनल यानी कि एक तो हमें कोई बाहर से प्रेरित कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशनल, और जो एक हमें अंदर से हम अपन प्रेरित हो रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं सेल्फ मोटिवेट, यानी कि जो इंटरनल से हमें ये अपन प्रेरित हो रहे हैं। तो देखिए, बाह्य मोटिवेट, अपन कोई मान लीजिए कोई मूवी देख ले, किसी मोटिवेटर की अपन जो लैंग्वेज सुन के, उसकी अपनी स्पीच सुन के अपन वो यानी कि समझ सकते हैं। लेकिन जो बाह्य अपन मोटिवेट हो रहे हैं, वो कुछ ही देर के लिए लागू होता है कि अपन ये कर देंगे, वो पढ़ लेंगे, तो वो कुछ ही देर के लिए लागू होता है। तो हमें जो अंदर से मोटिवेट, हमारे अंदर जो आंतरिक आत्मा से आता है, वो मोटिवेट इंपॉर्टेंट होता है। और वो मोटिवेट कब आएगा, वो बच्चों मोटिवेट आता है कि अपन जितना ज्यादा पढ़ेंगे, तो अंदर से हमारी फीलिंग आती है कि वास्तव में अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनल मोटिवेट होना चाहिए। जो बाह्य मोटिवेट करें वो 1 घंटे के लिए मान लीजिए, 2 घंटे के लिए मान लीजिए, या मिनिमम आप 1-2 दिन के लिए मान लीजिए, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, उसके बाद में वो दब जाएगा। लेकिन जो अंदर से हमें मोटिवेट कर रहा है, और वो अंदर से मोटिवेट कब होंगे, जब अपन ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपन पढ़ेंगे। तो आप हमेशा ही अंदर से स्वस्थ है, अपने आप मोटिवेट यानी कि आप होना चाहिए। तो ये हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट था। और इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या बात करेंगे, वो अपन करेंगे कि जो हमारा कोलराउस का नियम है, और साथ में जो नर्नेस्ट समीकरण, इंपोर्टेंट समीकरण नर्नेस्ट, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलेंगे नई जोश तथा नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके।